जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौरव और इंग्लिश भाई गौरव सर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में यूपी टेट और सुपर टेट से रिलेटेड जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, इन एग्जाम्स में किस तरीके से पूछता है, उसका लेवल क्या होगा, वो सभी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो में आज हम एडजेक्टिव का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जामिनर किस तरीके से पूछेगा, लेवल क्या होगा, वो सभी कॉन्सेप्ट एडजेक्टिव से रिलेटेड आज इन क्वेश्चन के माध्यम से वन बाय वन कवर करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है आई सॉ अ बर्निंग हाउस। इस सेंटेंस में आपको बताना है दोस्तों, ये जो बर्निंग है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ए नाउन है, बी वर्ब है, सी एडजेक्टिव है या डी एडवर्ब है। और यही लेवल होगा, यही क्वेश्चन होंगे जो आपके सुपर टेट और यूपी टेट के एग्जाम में यानी कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं उसमें एग्जामिनर पूछेगा। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं ताकि आप भविष्य में कोई गलती ना करें। तो चलिए यहां पर मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, मैंने आपको कई बार बताया है कि एडजेक्टिव, आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन के बाद याद रखना हमेशा नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। इस बात को अपने जहन में घुसेड़ लो कि आर्टिकल, एडजेक्टिव एंड प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। बचपन में हमने रटा था और पढ़ा था कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि अगर किसी वर्ड में आईएनजी लग जाता है या किसी वर्ब में आईएनजी लग जाता है तो वो वर्ब बन जाती है। बस इतना हमने रट लिया है, पढ़ लिया है। तो जहां हम किसी वर्ब में आईएनजी देखते हैं तो उसी को ही वर्ब बोल देते हैं। गलत है, आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे और एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करेगा। तो चलिए क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दोस्तों याद रखना, इजेएमआर, वॉज वर, विल बी, शैल बी, इसके बाद अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको कहीं देखने के लिए मिलती है, यानी कि इजेएमआर, वॉज वर, विल बी, शैल बी के तुरंत बाद की मैं बात कर रहा हूं, तो याद रखना उसको ही सिर्फ हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। और अगर नाउन से पहले, किसके पहले, अगर कोई नाउन दे रखा है उसके पहले वर्ब की आईएनजी फॉर्म दे रखी है तो वो वर्ब नहीं कहलाई जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ये रटा है बचपन में कि भैया वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी वर्ब होती है, वर्ड में आईएनजी लगा दो वर्ब बन जाती है, बस इतना देख लिया। तो इसलिए जहां भी वो वर्ड में आईएनजी लगा हुआ देखते हैं किसी वर्ड को, उसको वर्ब बोल देते हैं। गलत हो जाएगा, 1 नंबर माइनस हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लो। याद रखना, अगर नाउन से पहले जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आप देख रहे हैं वही हमारा क्या बन जाएगी, एडजेक्टिव बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एडजेक्टिव बन जाएगी। और इंग्लिश ग्रामर की भाषा में इसी एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। ओके, तो हो सकता है एग्जामिनर एडजेक्टिव बोल दे या प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल दे, या तीसरा जो नाम होता है वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। इस बात को भी विशेषकर ध्यान रखना। ये फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, अगर बिल्कुल डिटेल्स में आपको पढ़ना है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आसान और सरल भाषा में, देसी अंदाज में आपको बताऊंगा कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, ताकि आपको बेहतर तरीके से इन सभी चीजों के बारे में जानकारी मिल सके। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन में क्या बोला था कि आई सॉ अ बर्निंग हाउस। मैं आपको बता रहा था कि नाउन हमारा ये क्या है, हाउस है। हाउस क्या हमारा नाउन है, और नाउन से पहले ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि वर्ड में आईएनजी जो लग गया है, अब बहुत से बच्चे इसको वर्ब समझ रहे होंगे, तो ये वर्ब नहीं है दोस्तों। अभी मैंने आपको बता दिया है, ये एडजेक्टिव बन जाएगा क्योंकि ये नाउन के लिए वर्ड आ रहा है। जब नाउन के लिए जो वर्ड आते हैं वही हमारे क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो इस सेंटेंस में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों यहां पर जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा वो है आई हैव अ ब्रोकन चेयर इन माई रूम। आपको बताना है इस सेंटेंस में ये जो ब्रोकन है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ए नाउन है, बी वर्ब है, सी एडजेक्टिव है या डी एडवर्ब है। अभी मैं कॉन्सेप्ट आपको बता कर चुका हूं कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन से पहले आती है या नाउन के लिए आती है तो वो हमारा एडजेक्टिव बन जाती है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को भी हम समझते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया है कि आर्टिकल हुआ, एडजेक्टिव हुआ एंड प्रीपोजिशन हुआ, इनके बाद हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही आता है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, एक फॉर्मूला होता है ट्रिपल एच का।
ट्रिपल एच का एक फॉर्मूला होता है जिसमें हैज, हैव, हैड आते हैं और इनके बाद हमेशा कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो उसे ही हम वर्ब बोलते हैं। और अगर नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, नाउन से पहले वर्ड की थर्ड फॉर्म आती है तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। इसका दूसरा नाम पास्ट पार्टिसिपल होता है जो हम इंग्लिश ग्रामर में बोलते हैं, और जो तीसरा नाम होता है वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होता है, क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब का ही पार्ट होता है पास्ट पार्टिसिपल, जिसे हम अपनी देसी अंदाज में एडजेक्टिव बोल देते हैं क्योंकि ये नाउन के लिए आते हैं, क्योंकि नाउन से पहले या नाउन के लिए आते हैं। तो याद रखना दोस्तों, हम क्या समझ बैठते हैं कि वर्ड की थर्ड, सेकंड और थर्ड फॉर्म ही वर्ब होती है, मैं मानता हूं, बट ये हैज, हैव और हैड के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है वही हमारा वर्ब होगा, और अगर नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो वो अब वर्ब ना होकर या तो एडजेक्टिव होगा या पास्ट पार्टिसिपल होगा और या फिर नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। इस बात को विशेषकर ध्यान में रखना है। चलिए आते हैं अपने एक क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आई हैव अ ब्रोकन चेयर इन माई रूम। इसमें ब्रोकन की पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी थी। तो दोस्तों चेयर हमारा नाउन है और नाउन से पहले ये जो ब्रोकन आ रहा है ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, और इसी एडजेक्टिव को इंग्लिश ग्रामर में पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं या नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है द 5 फर्स्ट स्टूडेंट्स हैव बीन सेलेक्टेड, नो एरर। इस सेंटेंस में दोस्तों आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में, यानी कि कोई एरर नहीं। और इसी तरीके से दोस्तों मेरे भाइयों, इसी तरीके से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं लाइक सुपर टेट या यूपी टेट, यही लेवल होगा, यही क्वेश्चन होंगे। तो एडजेक्टिव के बाहर मैं कोई सा कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं छोड़ूंगा जहां से आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं और सही उत्तर का हम चयन करें कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। उस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद हम करेक्ट उत्तर को फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, एक होता है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, जो ऑर्डर में होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एटसेट्रा। एक होता है कार्डिनल नंबर। ये कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4 एटसेट्रा। याद रखना ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर जब एक साथ आ जाते हैं तो पहले ऑर्डिनल नंबर आएगा और फिर उसके बाद कार्डिनल नंबर आएगा। इस बात को विशेषकर अपनी नोटबुक में लिखकर रखना है ताकि एग्जाम टाइम पर आप ये मिस्टेक ना करो कि पहले कार्डिनल आएगा कि ऑर्डिनल, या ऑर्डिनल आएगा या कार्डिनल। तो पहले ऑर्डर यानी कि ऑर्डर सेंस में होता है, ऑर्डिनल आएगा उसके बाद कार्डिनल आएगा। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहां पर द 5 फर्स्ट गलत लिखा है एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो 5 इधर होगा, फर्स्ट पहले होगा, पहले आएगा ऑर्डिनल नंबर और उसके दूसरा आएगा कार्डिनल नंबर, यानी कि जो करेक्ट सीक्वेंस होगा हमारा द फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स हैव बीन सेलेक्टेड होगा। जो करेक्ट एरर होगा वो होगा पार्ट ए में। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरी भाषा आपको सरल और आसान लग रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिए, इससे थोड़ा मैं मोटिवेट हो जाता हूं। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, देयर इज ब्लैंक या डैश मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। और यहां से इतनी बार आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है कि यहां पर आ लिटिल, फ्यू, द लिटिल, ये होते क्या है, कहां फ्यू आएगा, कहां आ लिटिल आएगा, कहां द लिटिल आएगा, कहां लिटिल आएगा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कहां आ लिटिल आएगा, कहां द लिटिल आएगा। तो दोस्तों यहां पर आपको इस सेंटेंस में बताना है ये जो खाली जगह है इसमें क्या भरा जाएगा, लिटिल आएगा, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू आएगा। अब बच्चे कंफ्यूज कि सर आ लिटिल लगाएं, द लिटिल लगाएं या फ्यू लगाएं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को भी हम समझते हैं ताकि आप एग्जाम में कोई भी गलत उत्तर पर क्लिक या टिक ना कर पाएं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, एक होता है फ्यू, एक होता है लिटिल।
ये फ्यू हमेशा काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है और ये जो लिटिल है अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। इस बात को विशेषकर ध्यान में रखना है। काउंटेबल नाउन का मतलब ये होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं। जैसे पेन हुआ आपका, बॉल हुई, ठीक है ना, आपकी बकेट हुई या लैपटॉप हुआ, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसकी गिनती कर सकते हैं, वो हमेशा फ्यू का इस्तेमाल होगा उसके साथ। और जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे हमारा शुगर हुआ, शुगर को, चीनी को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपका वाटर हुआ, ऑयल हुआ, इसको हम क्या काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए लिटिल और काउंटेबल नाउन के लिए फ्यू। इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक होता है फ्यू, एक होता है अ फ्यू, एक होता है द फ्यू। इतना तो समझ में आ गया। फ्यू का हम काउंटेबल नाउन के लिए यूज करेंगे और लिटिल का अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करेंगे। तो यहां पर एक होता है लिटिल, एक होता है अ लिटिल, एक होता है द लिटिल। दोनों का कॉन्सेप्ट एक है, बस काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का डिफरेंस है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको फ्यू के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। तो दोस्तों यहां पर ये जो फ्यू है संख्या में बिल्कुल कम, यानी कि नेगेटिव सेंस में केवल और केवल अगर हम फ्यू का यूज कर रहे हैं तो नेगेटिव सेंस में यूज कर रहे हैं, यानी कि आपका कहने का मतलब यह है कि आप मना कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास पेन है, क्या मुझे आप दे सकते हो? और आप मुझसे कहते हो सॉरी आई हैव फ्यू पेन इन माई बैग। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं आप कि मेरे पास इतने पेन है कि बिल्कुल कम है ही नहीं। नेगेटिव मना कर रहे हैं, इनडायरेक्टली वे में एक तरीके से मना कर रहे हैं आप उससे। वहीं अ फ्यू का मतलब है संख्या में इतना कम कि ना के बराबर, यानी कि अगर आप मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास पेन है, मुझे लिखना है, अगर आप ये कहते हैं आई हैव अ फ्यू पेन्स, अ फ्यू पेन्स बोलते हैं, तो इसका मतलब यह है संख्या में इतना कम कि ना की बराबर, बट आप उससे पॉजिटिव वे में बोल रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं, नेगेटिविटी नहीं शो कर रहे हैं। वहीं अगर आप कहते हैं आई हैव द फ्यू पेन्स इन माई बैग, इसका मतलब यह है संख्या में जो भी थोड़ा बहुत बचा खुचा, यानी कि आपके पास जो भी है वो सिर्फ आपके लिए है, आप दे सकते हैं इतना, तो आपके पास पेन्स है। मैं एक एग्जाम्पल उदाहरण देकर समझा रहा हूं आपको, वैसे ही उदाहरण में यहां पर लिटिल वाले कॉन्सेप्ट में देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। लिटिल का यूज मात्रा में बिल्कुल कम, यानी कि आप एक तरीके से मना कर रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे थोड़ा सा पानी दे दो और आप ये बोलते हो सॉरी आई हैव लिटिल वाटर इन माई बोतल, तो यानी कि आप मेरे से ये कह रहे हैं कि मेरे पास इतना पानी है कि मैं आपको नहीं दे सकता, यानी कि नेगेटिव सेंस में। ओके। वहीं अ लिटिल का मतलब यह होता है कि मात्रा में इतना कम कि ना के बराबर, बट आप उससे मना नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये पॉजिटिव वे में है। वहीं द लिटिल का मतलब होता है मात्रा में जो भी थोड़ा बहुत बचा खुचा, जो भी थोड़ा बहुत बचा खुचा, यानी कि ये पॉजिटिव वे में जाएगा, बट आप उससे मना नहीं कर रहे हैं। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर, ताकि आपको सही उत्तर का चयन कर सकूं। तो आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए चाय नहीं बना सकता। देयर इज मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, क्योंकि नहीं बनाने की बात हुई है, चाय नहीं बनाने की बात हुई है, तो जाहिर सी बात है दूध इतना होगा कि बिल्कुल है ही नहीं। इतना दूध है कि चाय बनी नहीं सकती। नेगेटिविटी शो हो रही है कि मैं दूध नहीं बना सकता, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, यानी कि मैं तुम्हारे लिए चाय नहीं बना सकता या बना सकती। देयर इज लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। मैंने अभी आपको बताया था कि लिटिल का मतलब होता है नेगेटिव, यानी कि इतना दूध है कि वो चाय बन ही नहीं सकती। एक नेगेटिविटी शो हो रही है, इसलिए यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वही ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन होगा लिटिल। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है माई हाउस इज बिगर देन योर्स हाउस, नो एरर। इस सेंटेंस में दोस्तों आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। और यहां से कई बार आपके एग्जाम में एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है, ये अ लिटिल, द लिटिल और लिटिल वाले कॉन्सेप्ट से और इस वाले कॉन्सेप्ट से। चलिए इसको समझते हैं कि आखिर इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद हम सही उत्तर का चयन कैसे कर सके। चलिए दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को हम सीखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने बचपन से माई हाउस बोला है या माइन हाउस बोला है, तो आपका जवाब होगा सर हमने बचपन से माई हाउस बोला है, माइन हाउस तो कुछ होता ही नहीं है। वही मैं अगर आपसे पूछूं आपने बचपन से आर हाउस बोला है क्या अवर्स हाउस बोला है,
तो आपका जवाब होगा सर हमने आर्स हाउस बोला है, अब आर्स हाउस तो होता ही नहीं है। वहीं में अगर आपसे पूछूं आपने बचपन से योर ड्रेस बोला है या योर्स ड्रेस बोला है, तो आपका जवाब होगा सर योर ड्रेस होता है, योर्स ड्रेस तो होता ही नहीं है, हमने बोला ही नहीं है। मैं अगर आपसे पूछूं आपने बचपन में हिज पेन बोला है या हिज पेन बोला है, तो आप कहोगे सर हमने दोनों ही बोले हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर ये जो हिज है ये एडजेक्टिव है। कहने का मतलब ये है कि हर बैग, देयर होम, ये सभी क्या है हमारे, ये जो बचपन में आपने बोले हैं ये सभी क्या है हमारे इस साइड में नाउन है, और नाउन से ये जो पहले वर्ड लग रहे हैं ये क्या बन जाएंगे, एडजेक्टिव बन जाएंगे। ओके, इतना समझ में आया, क्योंकि ये वर्ड नाउन के लिए आ रहे हैं। माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, ये सभी वर्ड्स क्या हैं, ये नाउन के लिए आ रहे हैं। माई नाउन के लिए, अवर नाउन के लिए, योर नाउन के लिए, हिज नाउन के लिए, हर नाउन के लिए और देयर। क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं जितने भी वर्ड्स हैं ये हमारे क्या है, ये सभी के सभी हमारे क्या है, ये नाउन है, ये सभी नाउन है। बट यहाँ की अगर मैं बात करूं ये सभी क्या है, नाउन है, बट इनके लिए ये जो वर्ड आए हैं ये एडजेक्टिव नहीं होकर ये प्रोनाउन है। क्या है बच्चों, ये प्रोनाउन है, क्योंकि प्रोनाउन और नाउन ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, राम ही इज गोइंग टू मार्केट। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये सेंटेंस सही है, तो आपका जवाब होगा नहीं सर, क्योंकि ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि राम हमारा एक नाउन है और ही हमारा एक प्रोनाउन है। नाउन हमारा एक नाउन, राम हमारा एक नाउन है और ही हमारा एक प्रोनाउन है। तो आपका जवाब होगा सर या तो राम लिखिए या फिर ही लिखिए, यानी कि या तो नाउन लिखिए या फिर प्रोनाउन लिखिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा नाउन और प्रोनाउन कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। वहीं हमारा माइन क्या है, एक प्रोनाउन है, हाउस क्या है, एक नाउन है, ये दोनों कभी एक साथ नहीं आ सकते। इस माइन का मतलब ही होता है माई हाउस। ओके, इस माइन का मतलब ही होता है माइन हाउस, इस आर्स का मतलब ही होता है आवर हाउस। ओके, इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है। बट अगर हम इधर वाले को देखते हैं तो यहां पर ये सभी क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले यानी कि नाउन के लिए जो वर्ड आते हैं वो सभी क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव बन जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना। तो इस साइड वाले जो जितने भी वर्ड्स हैं ये हमारे एडजेक्टिव हो जाएंगे और इधर वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो हमारे प्रोनाउन हो जाएंगे। चलिए आते हैं अब अपने क्वेश्चन पर। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्टिकल और एडजेक्टिव एंड प्रीपोजिशन के बाद हमेशा और हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। इस बात को भी आपको विशेषकर ध्यान में रखना है। तो यहां पर दोस्तों लिखा हुआ है माई हाउस इज बिगर देन योर्स हाउस। इस योर्स का मतलब ही होता है योर हाउस, यानी कि कहने का मतलब यह है या तो इस एस को हटाइए, या तो इस एस को हटाइए या फिर इस हाउस को हटाइए। समझ में आया या नहीं आया? इस योर्स का मतलब ही होता है योर हाउस। यहां पर अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, हाउस को हटा देते हैं, माई हाउस इज बिगर देन योर्स, ये हमारा सही हो जाएगा। या फिर हम इसको एस हटा देते हैं इस योर्स में से, माई हाउस इज बिगर देन योर हाउस, ये सही हो जाएगा। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आते हम अगले क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है ही इज एज बेटर एज हिज ब्रदर, नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में, यानी कि कोई एरर नहीं है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं हम। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, याद रखना एज अगर सेंटेंस में दिख रहा है तो बीच में जो डिग्री आएगी वो पॉजिटिव डिग्री होगी। वहीं सो और एज दिख रहा है तब भी हमारी पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाएगा। ये पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, जैसे दोस्तों एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जैसे हमने बोला गुड,
गुड का कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा बेटर और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा बेस्ट। आपने कई बार पढ़ा है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं मैं जैसे बोलूं फास्ट, तो फास्ट का कंपैरेटिव डिग्री फास्टर और सुपरलेटिव डिग्री फास्टेस्ट हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है और ये सभी चीजें आपको शायद पता होंगी। बस हमें ये याद रखना है कि सेंटेंस में अगर एज दे रखा है या सो एज दे रखा है तो इनके बीच में जो डिग्री आएगी वो कैसी आएगी, हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाएगा। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो ही इज एज, बेटर एज, मैंने अभी आपको बताया था इन दोनों के बीच में कैसी डिग्री का यूज होगा, पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा। और पॉजिटिव डिग्री बेटर हमारा कंपैरेटिव है, पॉजिटिव गुड हो जाएगी। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है, प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। मेरा समझाने का तरीका कैसा लग रहा है, क्योंकि बहुत ही आसान और सरल भाषा में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके बाहर एडजेक्टिव के ये जो कॉन्सेप्ट हैं इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम कवर कर रहे हैं। इसके बाहर एग्जाम में आपको कुछ नहीं देखने के लिए मिलेगा। यहीं से आपको एग्जामिनर आपकी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, कोई सा भी टेट हो, यहीं से पूछता है और इन्हीं कॉन्सेप्ट से उठाकर आपको क्वेश्चन बनाकर देगा और उन क्वेश्चंस में से आपको कंफ्यूज करने के लिए पूरी कोशिश करेगा कि आप दिमाग आपका भटक जाए, आप कंफ्यूज हो जाओ। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सही उत्तर को चयन करना है इन कॉन्सेप्ट को सीखकर। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है ही इज बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, नो एरर। इस सेंटेंस में दोस्तों आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। चलिए इस कॉन्सेप्ट को भी हम सीखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट का क्या है मतलब। तो दोस्तों याद रखना, अगर सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है, सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा ईएसटी लगेगा या फिर मोस्ट लगेगा, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अगर सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस में दे रखी है तो याद रखना उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा और हमेशा आर्टिकल द का यूज करेंगे। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ही इज बेस्ट प्लेयर, बेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है और इस सुपरलेटिव डिग्री से आर्टिकल द का यूज करेंगे। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि बेस्ट से पहले द का यूज नहीं किया गया है और यहीं से आपको एग्जामिनर कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन देगा। यूपी टेट और सुपर टेट के एग्जाम में स्पेशली मैं शिक्षक भर्ती की बात कर रहा हूं, यहीं से आपको क्वेश्चन मिलते हैं इंग्लिश के पोर्शन में। चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ही इज वाइजर देन इंटेलिजेंट इन द क्लास, नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है दोस्तों कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में, यानी कि कोई एरर नहीं है। और यहीं से आपको बार बार मैं रिपीट करके बता रहा हूं, यही क्वेश्चन आपको सुपर टेट या यूपी टेट के एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो इन कॉन्सेप्ट को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखिएगा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, एक मेरी प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो क्विक शॉर्ट्स करके एक रिवीजन है, आप कर सकते हैं वहां से। क्विक शॉर्ट्स करके एक प्लेलिस्ट है, वहां पर आप जाकर उन सभी कॉन्सेप्ट को जो मैंने एक एक मिनट में समझाए हैं बहुत ही आसान और सरल भाषा में, वहां से भी आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं, ताकि आप जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और 2 से 3 दिन बचे हो तो वहां से आप अपना अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम सीखते हैं। एक नाउन की क्वालिटी विशेषताओं के बीच तुलना हो, जब एक नाउन की बात हो रही है, जब एक नाउन की कोई क्वालिटी या कोई विशेषता के बीच कंपेयर हो रहा हो, जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप ईमानदारी से ज्यादा चालाक हो, है ना, तो यहां पर तुलना हो रही है। आप हो, केवल एक नाउन नहीं, वो हो आप, और आपकी जो 2 क्वालिटी है उन दोनों के बीच में तुलना या विशेषता के बीच कंपेयर हो रहा हो तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे, एक तो मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। किसका, मोर का और पॉजिटिव डिग्री का। और यहीं से आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करेगा और सेंटेंस ऐसा लगेगा कोई एरर ही नहीं है, नो एरर होगा इसमें। तो मैं फिर रिपीट करके बता रहा हूं, जब एक नाउन
जब कोई सेंटेंस में एक नाउन दे रखा है, एक सब्जेक्ट दे रखा है, उस सब्जेक्ट की कोई क्वालिटी या विशेषता दे रखी है, उनके बीच में कंपेयर या तुलना की जा रही है, तो कॉम्परेटिव डिग्री यानी कि बेटर हुआ, रनर हुआ, यानी कि ईआर जिसमें होता है उसका यूज कभी नहीं किया जाएगा। उसका किसका यूज किया जाएगा मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है हमारा, ही हमारा सब्जेक्ट है एक, ओके, वाइजर देन इंटेलिजेंट। अब इसकी दो क्वालिटी है, एक तो वाइजर है, एक इंटेलिजेंट है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि यहां पर वाइजर का यूज ना होकर किसका यूज होगा, मोर वाइज का यूज किया जाएगा। यहां पर ये थोड़ा मैं चलाने का प्रयास कर रहा हूं, मोर वाइज का यूज किया जाएगा। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। ओके, तो यहां पर इस कॉन्सेप्ट को आप भली बात समझ लीजिए। जब एक नाउन की क्वालिटी विशेषताओं के बीच तुलना की जा रही हो तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज ना करके मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो राम इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास, नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में, यानी कि कोई एरर नहीं है। तो आपको ऐसा लगेगा इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, बट एरर है। चलिए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जब किसी की तुलना या कंपेयर करते समय दूसरे व्यक्ति या वस्तु को अलग या एक्सक्लूड करने के लिए एनी अदर का यूज किया जाता है। कहने का मतलब यह है शुद्ध देसी भाषा में कि अगर हम किसी से तुलना कर रहे हैं और उसको अलग कर रहे हैं, यानी किसी दूसरे की तुलना कर रहे हैं, तो याद रखना एनी अदर का यूज किया जाएगा। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो राम इज मोर इंटेलिजेंट, तो राम की तुलना की जा रही है किससे, देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास। यहां पर क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे तुलना की जा रही है, यानी कि अगर स्टूडेंट्स को अलग कर दिया जाए तो यहां पर एनी स्टूडेंट्स में तो राम भी आ जाएगा, एनी स्टूडेंट में तो राम भी आ जाएगा क्योंकि राम भी उस क्लास में है। तो यहां पर एनी के बाद अदर का यूज किया जाएगा। अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है कि राम जो है दूसरे बाकी अन्य अभ्यर्थियों से क्या है, इंटेलिजेंट है, होशियार है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। यहां पर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। राम इज सीनियर देन राधा इन द क्लास, नो एरर। अब आपको बताना है इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में, यानी कि कोई एरर नहीं है। और यहां से भी एग्जामिनर ने कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन दिया है शिक्षक भर्ती के। तो प्लीज अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लीजिएगा ताकि आप इन फ्यूचर कभी भी कोई गलती ना कर सके। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो याद रखना दोस्तों, सुपीरियर हुआ, इंफीरियर हुआ, प्रायर हुआ, सीनियर हुआ, एंटीरियर हुआ या पोस्टीरियर हुआ, ये अगर सेंटेंस में दिख जाते हैं तो इनके बाद कभी भी देन का यूज नहीं किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, केवल और केवल टू का। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, राम इज सीनियर। मैंने अभी आपको बताया था सीनियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफेरियर। तो यहां पर क्या है, सीनियर आया है तो इसके बाद कभी भी देन का यूज नहीं किया जाएगा, टू का यूज किया जाएगा। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। कितने, 10 क्वेश्चन को एडजेक्टिव का जो टॉपिक है उसमें जो 10 कॉन्सेप्ट है वो 10 कॉन्सेप्ट इन 10 क्वेश्चंस के माध्यम से कवर किए हैं। और यहीं से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन यूपी टेट और सुपर टेट के एग्जाम में देगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और लाइक कर दीजिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प किए तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, प्लीज़ एक बार जरूर शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो अपना लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें बचे कुचे जो भी एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट है वो हम कवर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।